हमने वायुमंडल की संरचना का अध्ययन किया था पिछली कक्षा में। उसके अनेकों स्तर हमने देखे थे और हीट बजट के बारे में भी अध्ययन किया था, जो ऊष्मा बजट जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो ये वायुमंडल से संबंधित हम कई चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी के जो कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें तो आज हम पढ़ रहे हैं वो है वायुमंडल का तापमान का वितरण। वायुमंडल का जो तापमान है, क्या वह समस्त पृथ्वी पर एक सा है? अगर नहीं है तो उसमें क्या अंतर है, और इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडलीय तापमान स्थान और समय दोनों में के हिसाब से परिवर्तित होता है। समय मतलब दिन का समय, रात का समय, ऋतु अलग है, तो मौसम के हिसाब से इनमें हमारी ऋतु में परिवर्तन होता है। जो क्या ये वायुमंडलीय तापमान क्या एक सा रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो समय जैसे जैसे परिवर्तित होता है, और फिर क्या स्पेस स्थान अगर वो क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, या आर्कटिक क्षेत्र में है, या मध्य क्षेत्रों में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, तो इसके हिसाब से भी तापमान वायुमंडल का परिवर्तित होता रहता है। और क्या इस परिवर्तन को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा, वायुमंडलीय तापमान क्या धरातल के जो समीप है वो और धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर है, क्या वो समान होता है या उसमें परिवर्तन होता है, ये भी हम जानेंगे। तो इसको प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। पहले हम ये जान लें भाई कारक कौन कौन से हैं और क्या उस पर उसका प्रभाव होता है। तो सर्वप्रथम जो पहला कारक है वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करने का, वह है अक्षांशीय आधार। अक्षांशीय इफेक्ट्स जो हैं, एटीट्यूडनल इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट डालते हैं हमारे अक्षांश वायुमंडलीय तापमान पर। तो इसमें जैसा कि मैंने लिखा है, आप देख भी सकते हैं नोट्स के ऊपर, कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, वह उसके बीच का क्षेत्र, उस पर वर्ष की जो सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्ष भर पड़ती रहती है। तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा तुलनात्मक रूप से। जब अगर हम देखें कि आर्कटिक और अंटार्कटिक जो सर्कल्स हैं, जिसके बाद में आर्कटिक क्षेत्र शुरू हो जाता है और अंटार्कटिक क्षेत्र शुरू हो जाता है, वहाँ तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है। तो कई स्थान तो ऐसे हैं जो एकदम सूर्य की रेखाएं जहाँ वर्ष भर पड़ती रहती है, और कहीं ऐसी है जहाँ सूर्य की रेखाएं विरल रूप से पहुँचती है, बहुत ही कम मात्रा में पहुँचती है, तो वहाँ पर हिम आच्छादित रहता है पूरा साल। तो ग्लेशियर्स वहाँ पाए जाते हैं। तो कितना डिफरेंस है हमारी धरती पर तापमान के अंदर। तो जहाँ स्थल भाग का जैसा स्वभाव होगा, वैसा ही उसमें वायुमंडल पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य की किरणें इसमें प्रमुख रोल जो है निभाती है। तो एक स्थान पर तो अधिकतम तापमान है और एक स्थान पर न्यूनतम तापमान है। तो ये अंतर हमने देखा अक्षांशों के कारण से होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें अल अजीज़ जो सहारा डेजर्ट में है, वहाँ पर 1922 में 58 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था अब तक का। तो अल अजीज़ जो है सबसे उच्च तापमान वाला क्षेत्र माना जाता है इस पृथ्वी के ऊपर, जहाँ पर गर्मियों में तापमान जो है 1922 में एक बार 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया था। इसके पश्चात 1913 में जो रिकॉर्ड किया गया था वो है मौत की घाटी, जिसको बोलते हैं डेथ वैली। ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया क्षेत्र में 57 डिग्री सेंटीग्रेड यानी अधिकतम तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया था। न्यूनतम तापमान अगर हम देखें तो ओस्टाक, अंटार्कटिक में एक स्थान है ओस्टाक में -89 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान अभी तक का रिकॉर्ड है, जो 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। और अगर हम वैसे देखें, अगर हम ये जो मेन लैंड वाले पार्ट्स हैं उसको देखें, तो रूस में वर्खोयांस्क सबसे न्यूनतम तापमान वाली जगह मानी जाती है, जहाँ पर वर्ष भर तापमान कम ही रहता है, और इसका जो रिकॉर्ड लो टेम्परेचर है वो है -68 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, समुद्र तल से ऊंचाई दूसरा प्रमुख कारण है तो तापमान के वितरण में अंतर होने का। समुद्र तल से ऊंचाई कहीं
अधिक होती है, किसी स्थान पर कहीं जो है समतल के नज़दीक होती है। 0 से लेके हमने हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखी थी 8,848 मीटर। तो सामान्यतः जो हम देखते हैं नॉर्मल लैप्स रेट मतलब सामान्य ताप की ह्रास की दर, वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है 1000 मीटर के ऊपर। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर गए तो माइनस में मिलेगा हमको टेम्परेचर जो धरातल पर है, उससे माइनस में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। मान लो धरातल पर 40 डिग्री है या 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री की जगह हमें वहाँ पर मिलेगा कितना, 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 6.5 सेंटीग्रेड तापमान जो है कम हो गया है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में नहीं है, ध्यान रखें। तो ये कारण है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है, जो धरातल के समीप होता है, उसमें तापमान सामान्यतः अधिक होता है बजाय अपर एटमॉस्फेयर के। और इसके लिए पीछे 3 प्रमुख कारण बन जाते हैं। एक तो यह कि कंडक्शन होता है। कंडक्शन मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था। कंडक्शन मतलब मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। जब हम धरातल के समीप जो वायुमंडल है, उसमें वायुमंडल में गैस होती है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, टच में आते हैं, तब वो एक दूसरे की हीट ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इसलिए वायुमंडल के समीप जो धरातल के समीप जो वायुमंडल है, उसमें तापमान जो है, अगर वायुमंडल ठंडा या धरातल अगर ठंडा होगा तो वायुमंडल भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर धरातल गर्म है तो वायुमंडल भी गर्म हो जाएगा। तो ये पहला कारण मैंने आपको बताया। दूसरा कारण है एटमॉस्फेयर डेंसिटी, मतलब वायुमंडल का घनत्व। जहाँ वायुमंडलीय गैसों में घनत्व अधिक होता है, वहाँ पर तापमान अधिक रहेगा। तो घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा, धरातल के समीप। तो लोअर एल्टीट्यूड्स मतलब कम ऊंचाई वाले क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर तापमान अधिक होता है। और धीरे धीरे जो क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय गैसों की डेंसिटी ज़्यादा होती है और घनत्व ज़्यादा होता है। और जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वायुमंडलीय गैसें विरल हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर अपेक्षाकृत गुरुत्वाकर्षण बल जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, G=m1 × m², जिसमें दो मासेस जो जितने समीप होंगे उतने जो गुरुत्वाकर्षण बल उसमें अधिक होगा। तो इसी कारण से गैसों पर भी इस गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, हालांकि बहुत कम मात्रा में लगता है, लेकिन लगता तो है। तो वायु जो धरातल के समीप है उस पर वायुमंडलीय घनत्व अधिक बढ़ जाता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ उठते हैं तो वायुमंडलीय घनत्व कम होता चला जाता है। तीसरा जो कारण है वह है वाटर वेपर और डस्ट कंटेंट्स, मतलब वाष्प और मिट्टी की मात्रा जो है धरातल के समीप अधिक होती है। जल वाष्प जो होता है, बादल भी कम ऊंचाई पर ही बन पाते हैं। 5-6 किलोमीटर अधिकतम ऊंचे बादल जो है हमने देखे 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, जहाँ हमारा क्षोभमंडल जहाँ तक फैला होता है। तो ये मैक्सिमम आप मान लो 8 से लेकर 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, उसमें जो है हमारे वाष्प रहती है। उसके बाद वाष्प खत्म हो जाती है और डस्ट पार्टिकल तो बहुत ही कम हो जाते हैं उसके बाद में। तो ये कारण है। अच्छा, तीसरा प्रभाव जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी मैंने लिखा है, नंबर जो पॉइंट है, समुद्र के समीप जो स्थान है वहाँ पर क्या होता है कि जलीय जो हवाएं होती है और स्थलीय जो हवाएं हैं, वो दोनों आपस में इंटरचेंज होती रहती है डे और नाइट के हिसाब से। तो उसमें इंटरचेंज मिक्सिंग होती रहती है एयर की, तो टेम्परेचर जो है एक तरीके से कांस्टेंट बना रहता है। जबकि जो जो समुद्री भाग से इंटीरियर में पड़ते हैं, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स का जो इंटीरियर पार्ट होता है, समुद्र से काफ़ी दूर, ओशन से काफ़ी दूर, वहाँ पर क्या होता है कि लैंड का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में होते हैं। अगर लैंड कोल्ड है तो कोल्ड एटमॉस्फेयर रहेगा, अगर लैंड हॉट है तो हॉट एटमॉस्फेयर रहेगा। लेकिन इसको हम चौथे पॉइंट में इसको विस्तार से पढ़ पाएंगे, लैंड एंड वाटर प्रॉपर्टीज़। मतलब जल की और स्थल की दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गुणधर्म होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। मतलब अगर हम देखें इसको सीधे रूप में, तो इंसोलेशन जो होता है, मतलब जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं, सौरिक विकिरण जो वायुमंडल से प्रवेश होकर धरातल तक पहुंचता है, वह अगर जलीय भाग पर गिर रहा है
तो जल के अंदर 20 मीटर की गहराई तक वह इंसोलेशन जा पाती है। लेकिन क्या स्थल में ऐसा हो पाएगा? स्थलीय भाग में ऐसा हो पाएगा? स्थलीय भाग में जो अधिकतम गहराई जहाँ तक सूर्य की किरण प्रवेश कर पाती है वो होती है 1 मीटर। 1 मीटर गहराई तक अधिकतम प्रवेश कर पाएगी, उसके बाद सूर्य की किरण उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। जबकि इसका उल्टा सूर्य जो ओशंस होते हैं, समुद्र जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, उसमें 20 मीटर की गहराई तक फोटिक जोन मिलता है। फोटो जोन जिसको बोलते हैं, फोटिक जोन, यहाँ तक जो है सूर्य की किरणें प्रवेश करती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हीट, जो ऊष्मा का एक तरीके से कंसंट्रेशन है, वह कहाँ होगा? स्थल भाग पर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर की गहराई तक ही वो सूर्य की किरण जा पा रही है और उसका एक ही स्थान पर बार बार सूर्य की किरण उस पर पड़ रही है और ज़्यादा गहराई पर जा नहीं पा रही है, तो 1 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र काफ़ी गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर सूर्य की किरण जलीय भाग पर पड़ रही है तो 20 मीटर की गहराई तक जा रहा है, तो एरिया तो बढ़ गया खूब सारा। एरिया बढ़ गया तो जो हीट का जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो गया। एरिया बढ़ने से हीट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है उसको गर्म कर रहे हैं। दूसरा जो है, जलीय भाग के अंदर क्या होता है कि मिक्सिंग हो जाती है हीट की। नीचे ठंडा जल होता है, वो ऊपर आ जाता है और गर्म जल के अंदर आके मिल जाता है। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है टेम्परेचर का एक स्थान पर, और इसलिए जलीय भाग ठंडे हो रहते हैं। एक और कारण है इवापोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होगा? जैसे ही जल स्थल भाग गर्म होगा तब तो वाष्पीकरण उसमें से नहीं हो पाता है, तो स्थल के अंदर जो हीट गई वो उसके अंदर ही रह जाती है। लेकिन जलीय भाग जो है वो वाष्पीकरण के द्वारा हीट को वापस एटमॉस्फेयर की तरफ भेज देता है। ऊष्मा का ह्रास हो जाता है, किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। क्योंकि जो वाष्प से जो मॉलिक्यूल्स ऊपर उठ गए हैं वो वायुमंडल में वापस लौट जाते हैं, तो इस कारण से उसकी हीट जो है कम हो जाती है। एक और कारण है अल्बिडो। अल्बिडो होता है टोटल एनर्जी जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसको हम अल्बिडो बोलते हैं। अल्बिडो को जो लैंड का जो अल्बिडो है वो ज़्यादा होता है पानी की बजाय। मतलब जो रिफ्लेक्शन जो होता है, टोटल हीट जो वापस लौट जाती है रिफ्लेक्शन के द्वारा, वो अर्थ का पार्ट का ज़्यादा होता है लेकिन वाटर का कम होता है। ओशियंस जो हैं, एक और कारण है, जो बादल जो हैं ओशियंस पे ज़्यादा मिलते हैं, महासागरों पे ज़्यादा मिलते हैं। लैंड जो है उसमें बादल कम मिलते हैं, तो हीट जो है ओशियंस पर कम पहुंचती है और लैंड पर ज़्यादा पहुंचती है। पांचवा वितरण को प्रभावित करने वाला, जो वायुमंडलीय तापमान का वितरण जो हम पढ़ रहे हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारण, पांचवा जो कारण है वह है लैंड प्रॉपर्टीज़। देखो, सूर्य की किरण जो है जब धरातल पर पड़ती है तो धरातल एक समान नहीं है। कहीं वहाँ पर वनस्पति पाई जाएगी, कहीं वहाँ पर मरुस्थल पाए जाएंगे, कहीं मिट्टी पाई जाएगी, कहीं चट्टानें पाई जाएगी। तो हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे डेजर्ट्स जो हैं वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और रात को तुरंत अपनी ऊष्मा विसर्जित करके और बहुत तेज़ी से ठंडे हो जाते हैं। लेकिन रॉक्स जो है बहुत देरी से गर्म होगी, बहुत देरी से ठंडी होगी। और वेजिटेशन जो है वो हीट को रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, जो इसकी रेट है वो हर एक की अलग अलग होती है। तो कहाँ पर कैसा स्थलीय भाग है उस पर भी प्रभावित उस वो भी प्रभाव डालेगा किस पर? वायुमंडलीय तापमान के ऊपर। छठा कारण है स्लोप। देखो, हिमालय पर्वत अगर हम देखें, शिवालिक पर्वत का जो नॉर्थ की साउथ की तरफ जो फेसिंग स्लोप है, दक्षिण की तरफ जो ढाल है, दक्षिणोन्मुखी जो ढाल है, उसके ऊपर हीट जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा, क्योंकि सूर्य की किरण वहाँ पर सीधी पड़ रही है। लेकिन उसके पीछे की ओर, मतलब जो शिवालिक पर्वत का उत्तरोन्मुखी ढाल है, उसके ऊपर सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ रही है, वहाँ छाया प्रदेश बन जाता है। तो सन फेसिंग का लीवर्ड पर और फॉरवर्ड पर इफेक्ट पड़ता है कि जहाँ पर सन फेसिंग जो स्लोप्स होंगे वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी और लीवर्ड साइड में हीट कम होगी।
इसके बाद में जो प्रचलित पवनें हैं, ग्लोबल विंड्स और महासागरीय धाराएं, वह भी प्रभाव डालती है तापमान के वितरण पर। ये डिटेल से हम जब पढ़ेंगे तब जब हम महासागर प्रचलित पवनें और महासागरीय धाराएं कौन कौन सी है उसका जब डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस पर पूरा एक चैप्टर है, इसलिए मैं आपको डिटेल से अभी नहीं बता रहा हूँ। अंतिम जो प्रभाव पड़ता है वह क्लाउड कवर का। क्लाउड कवर जहाँ अधिक होगा वहाँ पर वायुमंडलीय तापमान कम हो जाएगा, बजाय जहाँ क्लाउड कवर नहीं होने के। तो ये हमने आज कुछ तापमान को, वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप जो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, और पुस्तक जो है उससे आप पढ़ें। मैंने पुस्तक का नाम पहली कक्षा में बताया था। धन्यवाद।